नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके अर्थ पर, साथ साथ हम आगे चल करके इसके विकास क्रम को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है और इसका अर्थ क्या होता है। इसमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बस मैं वही आपको बताती चलूँगी। बाकी की जो विषय वस्तुएं हैं उनको आप वीडियो को रोक करके स्वयं से पढ़ सकते हैं। हिंदी जो शब्द है वो तो बहुत बाद में जा कर के आया। अभी हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे भी कि किस प्रकार हिंदी शब्द आया। पहले पहले तो हिंदू ही शब्द था, क्योंकि हम सिंधु प्रदेश के निवासी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ईरानी लोग स को ह बोलते थे, इसलिए ये जो सिंधु है वो हिंदू हो गया। यहाँ मैं बात कर रही हूँ हिंदू शब्द की। तो हिंदू जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। ये जो हिंदू शब्द किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और बात करें संस्कृत शब्द सिंधु, इसी का फारसी रूपांतरण है हिंदू। इसी बात की यहाँ पर पुष्टि की गई है कि ये जो संस्कृत का शब्द है सिंधु, ईरानी में इसी का हिंदू हो गया, जो कि सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? हिंदू शब्द का। आगे हम देख लेंगे कि किस प्रकार से हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये जो हिंदी का विशेषण है, हिंदी शब्द जो है, इसका किस प्रकार से मूल अर्थ होता है और किस प्रकार से इसका नाम परिवर्तित होते गया। सबसे पहले तो सिंधु नाम था, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास के हम थे। तो सबसे पहले सिंधु को अवेस्ता में, या कह सकते ईरानी लोग हिंदू कहते थे, चूँकि स को ह कहते थे वो लोग। तो सबसे पहले सिंधु का हिंदू हुआ, हिंदू से हिंद हुआ, हिंद से हिंदीक हुआ, और तब जा कर के हिंदी शब्द आ गया। तो किस प्रकार से इसका क्रम है? सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदीक, और तब जा कर के हिंदी। इस क्रम को ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में क्रम देखने को मिलता है। अगला हम देखेंगे ग्रीक के जो लोग थे, इन्होंने हमारे सिंधु नदी के आसपास के जो प्रदेश थे उसको इंदिका नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? इंदिका के नाम से ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को संबोधित किया है। इसी इंदिका शब्द को अंग्रेजी आदि में इंडिया कहते हैं, या अंग्रेजी में आगे जाकर के ये जो इंदिका शब्द था वो इंडिया हो गया। ग्रीक लोगों के द्वारा ये शब्द दिया गया है इंदिका, और अंग्रेजी में ये क्या हो गया? इंडिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ और हमारे भारत का इंडिया जो नाम है अंग्रेजी में, उसका विकास कैसे हुआ। तो हिंदी का विकास हिंदू शब्द से हुआ और इंडिया का विकास क्या हुआ? इंदिका शब्द से हुआ। हिंदू जो शब्द है वो ईरानियों का दिया हुआ है और इंदिका किसका है? ग्रीक लोगों का। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो हिंदू शब्द है दरअसल वो फारसी भाषा का शब्द है, जो कि ईरानियों ने सिंधु के लिए प्रयोग किया था। तो दो तीन बातों को आपको हिंदी की उत्पत्ति के या अर्थ के संदर्भ में याद रखनी है। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास कैसे हुआ। बात करें भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग, तो देखिए अरबी फारसी में ज़बाने हिंदी शब्द को प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए मिलता है। अर्थात अरबी फारसी में ज़बाने हिंदी किसको कहा गया? भारत की समस्त भाषाओं के लिए ज़बाने हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है ज़बाने हिंदी किसको कही जाती है, तो ज़बाने हिंदी भारत की समस्त भाषाओं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश अर्थात समस्त भाषाओं के लिए ज़बाने हिंदी शब्द का प्रयोग अरबी फारसी में किया जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में अबुल फजल या अमीर खुसरो का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 13वीं-14वीं सदी में हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका नाम आया हिंदी शब्द का प्रयोग करने में? अबुल हसन या अमीर खुसरो का, जिन्होंने देशी भाषा को क्या कहा? हिंदी कहा या हिंदकी कहा या हिंदुई कहा। यानी कि देशी भाषा के लिए तीनों शब्द प्रयोग किए जाने लगे, ये तीनों संज्ञा प्रयोग की जाने लगी। कौन कौन सी? हिंदी,
हिंदकी या हिंदुई, किसके लिए? देशी भाषा के लिए। और ऐसा प्रयोग करने वाले कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अबुल या अमीर खुसरो का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है। किसके लिए किया है हिंदी शब्द का प्रयोग? भारतीय मुसलमानों के लिए। और हिंदवी शब्द का प्रयोग मध्य देशीय भाषा के लिए। तो हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए तथा हिंदवी शब्द का प्रयोग मध्य देशीय भाषा के लिए किया है खुसरो ने, ऐसा भोलानाथ तिवारी लिखते हैं। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंदू मग पर पाँव ना राखों का जो बहुत हिंदी भाख्यों। ये इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। कहने वाले कौन है? हिंदी के कवि नूर मोहम्मद। क्या पंक्ति है? हिंदू मग पर पाँव ना राखों का जो बहुत हिंदी भाख्यों। नूर मोहम्मद की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। 19वीं सदी के मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समानार्थी रूप में चल रहा था। किसके अर्थ में? उर्दू या रेख्ता। उर्दू या रेख्ता दोनों एक ही भाषा है, अर्थात उर्दू को रेख्ता भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समानार्थी यानी समान अर्थों के रूप में 19वीं सदी के मध्य तक चल रहा था। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहेंगी। आगे देखेंगे, उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है। कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द है उर्दू, जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि उर्दू शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शाही शिविर या फिर खेमा। वैसे उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। और हमारी हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। रेख्ता का फारसी में अर्थ है गिरा हुआ। ये जो रेख्ता है फारसी में इसका अर्थ होता है गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर। आगे हम देखेंगे, भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ करता था। किस क्षेत्र में? छंद और संगीत के क्षेत्र में रेख्ता शब्द का प्रयोग होता था। आगे देखेंगे, वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा यानी कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि और हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 इसमें शामिल है तथा राष्ट्रभाषा के नाम का यह द्योतक है, यानी कि हिंदी जो शब्द है वो भारत के संघ की राजभाषा के रूप में है, जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग की गई हिंदी है। और यह किस में शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में ये शामिल है। ये प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद में हिंदी शब्द को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित की गई है? तो अनुच्छेद 343 या 343 में हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, जिसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को स्थान दिया गया है और यही राजभाषा ही राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक भी है। तो इस प्रकार आपने हिंदी भाषा के संपूर्ण अर्थ, उसकी उत्पत्ति तथा हिंदी शब्द का विकास किस प्रकार से हुआ संपूर्ण को पढ़ लिया है। 1 से 2 प्रश्न इस विषय वस्तु से जरूर आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।